नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने इंटर क्लासेस का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जो मैट्रिक्स होगा। और बच्चों, बोर्ड में आने की संभावना जो अंक होते हैं इसके 12 से 16 नंबर के होते हैं। आप भी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, क्लास 12th। बच्चों, आज इस चैप्टर को मैं स्टार्टिंग से पूरा कॉन्सेप्ट बता के चलूँगा और आपके जो बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, मैं सभी को कराऊंगा। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इसमें पूरा पढ़ा के चलूँगा, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्व्यू। और देखिए आपके सामने सबसे पहले मैं ऑब्व्यू की डेफिनेशन बताना चाहेंगे। ठीक, चले करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। ठीक, दी हुई सभी वस्तुओं को पंक्ति और स्तंभों में क्रमबद्ध एवं सुसज्जित ढंग से सजाकर एक आयताकार सारणी में रखकर व्यवस्थित करना ऑब्व्यू कहलाता है। बच्चों, ऑब्व्यू माने मैट्रिक्स, इसको आपको आयताकार में रखना होगा। ये मैंने आयताकार सारणी में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ऑब्व्यू को डिनोट करते हैं इस तरीके से। देखो, ऑब्व्यू की ये आयताकार होता है बॉक्स, इस तरीके का आयताकार होता है ना। और इससे आगे हम पढ़ाएंगे आपको सारणिक। तो सारणिक में साथियों इस तरीके से होती है, दो लाइनें, दो सम ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच जो एलिमेंट हम व्यवस्थित करते हैं वो सारणी की होती है। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चंस को आगे करते हैं और बताएंगे आपको इसके बारे में। ठीक, बेसिक जो जानकारी देंगे आज हम आपको। तो a बराबर 7 8 1 7 3 2 5 8 6 एलिमेंट मैंने रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले लिए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी सबसे बेसिक जानकारी ये है कि यहाँ ये जो ऐसी लाइनें होती हैं वो होती हैं R1, रो माने पंक्ति, ये होती है आपकी R2 माने दूसरी पंक्ति, ये होती है आपकी R3, ये तीसरी पंक्ति होती है। ठीक है, ये होती है पंक्तियां जो एक एक्स अक्ष को डिनोट करती हैं। एक तरीके से एक्स अक्ष मान लीजिए। और जो लाइनें खड़ी हैं इस तरीके से खंबे की टाइप की खड़ी हैं, वो होता है C1, ये होता है C2 और ये होता है C3। ये इसके होते हैं स्तंभ। स्तंभ में लिख दिया है कि पंक्ति माने रो संग से सजाकर, और बच्चों स्तंभ ये वाले, ये स्तंभ भी इसमें लगा दिए। ऐसी लाइनें क्या होती हैं, सारी पंक्तियां। ऐसी लाइनें क्या होते हैं, कॉलम। R1 R2 R3 C1 C2 C3। आपको ये समझ में आ गया हो तो यहां पे चलते हैं बच्चों ऑर्डर माने होता है इनका क्रम कैसे होते हैं बच्चों, इसमें R इंटू सी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, R इंटू सी। इस कोने पे मान लीजिए, इस कोने पे लिखा जाता है R इंटू सी, ये होता है क्रम। तो क्रम किस तरीके से लिखेंगे, R कितनी है इसमें, 1 2 3, और मल्टीप्लाई सी कितने हैं इसमें, 1 2 3। तो इस तरीके, सॉरी, आर पहले होना चाहिए और सी लास्ट में होना चाहिए। इनके एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 3 या 9। इसके कुल एलिमेंट 9 होंगे, आप गिन के देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हम एलिमेंटों की काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने, देखो आपको ये समझ में आया होगा कि ऑब्व्यू को किससे डिनोट करते हैं। इसको एक नाम देते हैं कैपिटल, उसके एलिमेंटों को एक आयताकार बॉक्स में रखते हैं और उसका जो क्रम होता है R इंटू सी। आपको बस इतना ही समझना है बच्चों। देखिए ऑब्व्यू के प्रकार में क्या होता है, पहला होता है नंबर 1 शून्य ऑब्व्यू। तो शून्य ऑब्व्यू क्या होता है, वह ऑब्व्यू जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो उसे हम शून्य ऑब्व्यू कहते हैं। वह ऑब्व्यू जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य ऑब्व्यू कहते हैं, है ना। कहने का मतलब बच्चों ध्यान देंगे, वह ऑब्व्यू जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य ऑब्व्यू कहते हैं। तो बच्चों शून्य ऑब्व्यू हम कहते हैं तो ध्यान देंगे शून्य ऑब्व्यू किस तरीके से है। जैसे ए है एलिमेंट है, ए कोई ऑब्व्यू है, इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे सारे एलिमेंट शून्य हो, जैसे 0 0 0 0, ये एक शून्य ऑब्व्यू है। अब इसका कोई ऑर्डर पूछने लगे, क्या कहेंगे, ऑर्डर माने क्रम। पहले R बोला है मैंने, R कितनी है, 1 और 2 2, फिर कॉलम गिन लो 1 और 1 2, 30 का ऑर्डर हो गया, 2 2 या 4, 1 2 3 4, एलिमेंट कितने 4 हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य ऑब्व्यू क्या होता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं बी एग्जांपल ले लेता हूं एक, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2 3
तो बताओ 3 इंटू 3 है, इसका मतलब बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये भी और सारे एलिमेंट इसके शून्य हैं, तो इसका मतलब शून्य आव्यूह है। आपको बताइए शून्य आव्यूह समझ में आया या नहीं आया? यदि आपको शून्य आव्यूह समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ बच्चों, कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे। और अब चलते हैं हम बच्चों टाइप नंबर 2, ये टाइप फर्स्ट हो गया है शून्य आव्यूह। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ग आव्यूह, ठीक, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। मतलब वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल हो, मतलब कहने का मतलब है आर और सी आपस में बराबर होंगे तो एक वो वर्ग आव्यूह होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बच्चों कि किस तरीके से वर्ग आव्यूह होता है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 1 3 4 8। बताओ इसमें रो कितनी है? 1 2, कॉलम कितने? 1 और 2। तो मुझे बताओ ये क्या है आपकी रो और ये क्या है आपके कॉलम, और दोनों कैसे हैं आपस में? बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? वर्ग आव्यूह हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर अगला इसको बी मान लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए आप, हाँ 1 2 3 7 8 9 0 1 3। तो रो कितनी है? 3, कॉलम कितनी है? 3। तो बताओ ये आर और सी बराबर हुए नहीं हुए? जब आर और सी बराबर होंगे तो उसका नाम क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह। चलते हैं टाइप नंबर 3। इसका मतलब है वह आव्यूह जिसके, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई तत्व हो और शेष तत्व शून्य हो, है ना। इकाई या तत्समक आव्यूह या तत्समक या इकाई आव्यूह बच्चों इसकी डेफिनेशन है, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई तत्व हो और शेष एलिमेंट शून्य हो, उसे हम एक इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई अंक हो, इकाई माने एक अंक हो और शेष तत्व शून्य हो। जैसे एग्जाम्पल वर्ग आव्यूह होना चाहिए बच्चों, देखो जैसे 3 7 8 4 वर्ग आव्यूह है, पर इसके मुख्य विकर्ण में क्या एलिमेंट होने चाहिए? 1 और 1, और शेष एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 0। तो बताओ मुख्य विकर्ण में इकाई है, मुख्य विकर्ण में इकाई अंक हो या इकाई तत्व हो और शेष तत्व शून्य हो, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। एक एग्जाम्पल और लेके दिखा देता हूँ आपको भी, है ना। अब एक बात और समझेंगे बच्चों जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये कितने का है? 3/3 का। ये बी एलिमेंट मान लिया मैंने। तो क्या लिखा है मैंने? वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई अंक हो और शेष तत्व या शेष अंक शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक बात फिर दोबारा देखें, इनको हम डिनोट किससे कर सकते हैं? इसको कर देते हैं हम आई से। आई कितने बाई कितने का? ये 2 का, तो I2 हो जाएगा। ये कितने बाई कितने का है? I3 का। हम इसको इससे भी डिनोट करते हैं। कोई तुमसे पूछने लगे I2 का मान, तो ये बोलेंगे, I3 का मान ये बोलेंगे। I4 पहुंचेगा 1 0 0 0 और 0 1 0। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको और आगे चल सकते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह समझ में आ गया होगा। इसको I2 कहते हैं, इसको I3 कहते हैं। इस तरीके से हमने आपको तत्समक या इकाई आव्यूह बताया। अदिश आव्यूह क्या होता है बच्चों? आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह देखो मैं एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो जैसे आपका K 0 0 K, बी एग्जाम्पल भी लेके दिखाता हूँ साथियों, जैसे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो यहाँ से आप डेफिनेशन क्या डिफाइन करेंगे? आप ये बताएंगे कि वह वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह 2/2 3/3 वर्ग आव्यूह है। वह देखो रो और कॉलम बराबर है, रो और कॉलम बराबर है, उसका नाम वर्ग आव्यूह होता है। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण देखो आप देख रहे होंगे, ये मुख्य विकर्ण है इसका, आप देख रहे होंगे ये इसका क्या है? मुख्य विकर्ण है। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई तत्व को छोड़कर कोई भी इक्वल अंक हो,
इकाई तत्व को छोड़कर कोई भी इक्वल अंक हो और शेष एलिमेंट या तत्व शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। बताओ, आपको समझ में आई डेफिनेशन वाली? अदिश आव्यूह की डेफिनेशन समझ में आई? बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूं, आप एक बार वीडियो को रोक कर लिख लेना, ठीक है? मैं ऐसे बता दे रहा हूं, ना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी बच्चों। अदिश आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई तत्व को छोड़कर कोई भी इक्वल अंक हो और शेष एलिमेंट शून्य हो, उसी को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। तो अब अगला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या है? देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, समझ में आएगा आपको। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 1 2 3 4 8, ये रहा। ये वर्ग आव्यूह नहीं है, ध्यान रखना। इसमें रो कितनी है? 1। कॉलम कितने? 1 2 3 4 5। ये 1 × 5 का है, ठीक है? तो वर्ग आव्यूह तो बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे वह आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह नहीं, वह आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो सारे इसके भी एग्जाम्पल देखिए बस आप। 1 3 4 8, बताओ इसमें पंक्ति कितनी? 1 2 3 4। कॉलम कितना है? 1। तो 4 × 1 का एलिमेंट हो गया, ये 4 × 1 इसका ऑर्डर हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो देखो भाई, आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले इकाई आव्यूह, मैंने बताया डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले बताइए। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई तत्व हो और शेष तत्व शून्य हो, उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। खत्म कहानी। इसकी देखिए अदिश आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह, ये सब वर्ग आव्यूह के ड्रामे हैं, ध्यान रखना। वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में इकाई तत्व को छोड़कर कोई भी इक्वल अंक आ जाए, उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। कोई भी इक्वल अंक आ जाए और शेष तत्व एलिमेंट शून्य होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, चाहे इक्वल हो, चाहे अनइक्वल हो, चाहे इकाई क्यों ना हो, ठीक? तो आपको समझ में डेफिनेशन पूरी तरीके से आ गई। विकर्ण आव्यूह क्या है? वह। तो विकर्ण आव्यूह एक हो सकता है क्या? अदिश आव्यूह भी इसी में के अंदर आ जा सकता है, इकाई आव्यूह भी इसके अंदर आ सकता है। ध्यान रखना, दोनों चीज दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। विकर्ण आव्यूह में सब कुछ आ सकता है। आपको समझ में आई है? और इसकी अपनी एक अलग कंडीशंस होती है, वो ये है, अलग अलग भी हो सकते हैं। इकाई माने ये भी आ गया, 999 ये भी आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले, आपको परिभाषा तो खुद ही लिख लोगे। कितनी रो है इसमें? 1 और 2 इंटू कॉलम कितने? 1 2 3 4। क्या हुआ यहाँ पे? आप यहाँ पे ये तो क्या है? R, और ये क्या है आपका? C। और कौन बड़ा है? C बड़ा है इसमें। तो डेफिनेशन यहीं से बना दूंगा मैं। वर्ग आव्यूह तो है नहीं ये। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या से कम हो। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। आप इधर से बोल सकते हैं, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो। देख लो, पंक्ति कम है, स्तंभ ज़्यादा है, तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, वह आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। खत्म कहानी। अब चलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह के पास। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ये रहा। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है? बस इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें C कम कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है 7 8 4 3 9 0 4 3। बताओ मुझे इसमें कितनी रो है? 1 2 3 4। कॉलम कितने? 1 और 1 2। तो ये क्या है इसका? R, और ये क्या है? C। अब कौन बड़ा हो गया? R बड़ा होगा। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह की डेफिनेशन क्या है? वह आव्यूह, वर्ग आव्यूह मत बोल देना कभी भी, क्योंकि दोनों अनइक्वल है ये। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी। अधिक है, देखो अधिक है, ऐसे आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। बताओ आपको ये वाली बात क्लियर हुई? मैंने लगभग सारी डेफिनेशन पढ़ा दी हैं। अब मैं आव्यूह को जोड़ना बता रहा हूँ और घटाना बता रहा हूँ।
दो अवयव का जोड़ना या घटाना है। जैसे बच्चों ध्यान देंगे, ए अवयव है कोई 7 8 4, मैं दो एग्जांपल ऊपर लिखूंगा 7 4 8 7 0 5, और दूसरा अवयव है मेरे पास बी है 4 8 7 5, ये रहा। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, ध्यान देंगे आप। ए प्लस बी, ए का मतलब है 7 4 8 7 0 5, और प्लस बी बोलो 4 7 8 5। इनमें क्या होता है, संगत पद आपस में जुड़ते हैं। जैसे इसकी संगति इससे ये जुड़ेगा आपस में, ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। इसकी इससे है, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, इससे जुड़ जाएगा। लेकिन ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये दोनों नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि आगे एलिमेंट है ही नहीं, आगे एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसका मैटर इससे, इसका मैटर इससे हो जाएगा। लेकिन ये दो बचेंगे नहीं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 3 × 2 का है ना। इसका ऑर्डर एक, ये 2/2 का है। तो बताओ ये क्या समान क्रम के हैं, यानी इनका ऑर्डर इक्वल है। यदि ऑर्डर इक्वल है तभी वो जोड़ सकते हैं और घट सकते हैं। देखो 7 से 4 जुड़ेगा, 7 से 7 जुड़ेगा, 4 से 8 जुड़ जाएगा, 0 से 5 जुड़ जाएगा, ये दोनों का दावत में आया है, ठीक। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा कुल मिला के ये एग्जाम्पल देने का तरीका ये है, ये समझाना है मुझे, यदि दो अवयव समान क्रम के हैं, इक्वल ऑर्डर के हैं, तो वो जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। और इनका ऑर्डर अनइक्वल हुआ, दोनों में से अलग अलग ऑर्डर के हैं, तो वो आप उनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो देखिए दो अवयव को जोड़ना घटाना, तो लिखेंगे दो अवयव को जोड़ना या घटाना, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि दो अवयव तभी जुड़ सकते हैं जब वो समान क्रम में लिखे गए हों। यदि वो समान क्रम के नहीं होंगे तो हम उन अवयव को जोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपको दिखा दिया है, ये जुड़ नहीं सकते, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसका समान ऑर्डर होगा और वो जुड़ कैसे सकते हैं देखेंगे भी। देखो ये रहा, ये क्या है 2/2 गुणा 2 का है, ये भी 2 गुणा 2 का है। अब देखो इन्हें जोड़ सकते हैं हम, a प्लस बी कर सकते हैं हम। इसको कैसे करेंगे, 7 में से 7 + 4 और 7 + 7 और 4 + 8 और 0 प्लस, किसी के साथ भेदभाव ना करें, है ना, किसी को दावत दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, ठीक। 7 4 11, 8 4 12, 7 7 14 और 0 5 5। देखिए भाई क्या ये जुड़ गए, क्यों जुड़ गए, क्योंकि इनका ऑर्डर इक्वल है। यानी दो अवयव तभी जुड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल हो। यदि वो ऑर्डर में अनइक्वल हो जाएंगे तो आप ना तो उन्हें जोड़ सकते हैं, ना ही उन्हें घटा सकते हैं। ऐसे ही घटाने का होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे जोड़ना घटाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। साथियों दो अवयव का गुणनफल, गुणनफल में क्या करेंगे, पहले अवयव, गुणनफल कब कर सकते हैं पहले ही समझ लीजिए। पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में इक्वल हो जाएं तभी हम गुणा कर सकते हैं। आप सबसे पहले गुणा करने से पहले आप ये दो चीजें पढ़ के आराम से देख लें, ठीक। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कैसे। ए एग्जांपल है मेरे पास 7 4 और 5 3 2, और दूसरा एग्जांपल भी है मेरे पास जैसे 6 4 0 1। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। देखो पहले अवयव के स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ कौन सा है, ये रहा, और दूसरे ये रसी, और दूसरे अवयव की पंक्ति, दूसरे अवयव की पंक्ति ये रही। तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, बराबर, जी बिल्कुल बराबर है। तो ये इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी ध्यान दो, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है। आप ध्यान रखें इस चीज़ को, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होगी। तो ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई अच्छे से ध्यान समझेंगे सारे बच्चे। देखो ये लाइन सीधी जाके इससे ऐसे हो जाएगी खड़ी। इस लाइन को उठा के ऐसे खड़ा कर दो, इस लाइन को उठा के इसके पास खड़ा करेंगे, फिर इसी लाइन को इसके साथ खड़ा करेंगे, इस लाइन को इसके साथ करते होते तो इस लाइन को इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो बताओ इस लाइन को जब ऐसे रख दूंगा तो 7 किसके ऊपर आएगा 6, तो 7 और 6 गुणा मल्टीप्लाई, 7 6 42, और 3 किसके ऊपर जाएगा 4 के पास, तो और बीच में प्लस प्लस प्लस, 3 चौक 12। ये पहले वाले स्तंभ की मल्टीप्लाई होगी। अब यही लाइन अब खड़ी हो जाएगी इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो 7 किसके ऊपर आएगा 0 के, तो 7 गुणा 0, 7 गुणा 0,
और 3 किसके ऊपर आएगा, 1 के ऊपर, तो 3 मल्टीप्लाई और प्लस प्लस प्लस, ये समझ ही रहे हो आप, 3 मल्टीप्लाई 1। बताओ आपको समझ में आया ये वाली बात। अब इस लाइन की सभी में हो गई ऐसे। अब ध्यान देंगे, अब हम इसके बाद ध्यान देंगे कि ये वाली जो है, ये देखो निशान देखो मेरा, ये वाला खड़ा होगा पहले इस वाले आव्यूह की, पहले इसके साथ, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो 5 की 6 में कितना हो जाएगा, 5 6 30। मैं लैंग्वेज इसीलिए यूज कर रहा हूँ, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए देखो इस लाइन को उठाओ और सीधे ऐसी खड़ी कर दो, बस सबके साथ करते चले जाओ। एरो देखो, इस लाइन को सीधे सबके साथ खड़ा करते रहो ऐसे करके। तो इस वाली लाइन को उठा के इसके साथ खड़ा कर दो, तो ये 5 6 कितना हो जाएगा, 30 प्लस, और 2 की 4 में करेंगे तो 8। समझ में आ गया। अब इस लाइन को इसके साथ खड़ा कर दो ऐसे ही, 5 के 0 में गुणा करेंगे तो 0। मैं ऐसे पूरा ही लिख दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये, मल्टीप्लाई थोड़ी हार्ड होती है बच्चों, इसकी इसमें 5 × 6, 5 × 6 है ना। अब 2 की इसमें करेंगे प्लस के 2 × 4। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी 5 × 0, 5 × 0 हो गया, और 2 की 1 में होगी प्लस 2 × 1। आपको बताओ ये मल्टीप्लाई क्लियर हुई। आपको ये मल्टीप्लाई क्लियर बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रहा, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा के ऊपर से लिखूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे भाई, यहाँ देखिए आप इसको 2 40 और 50, 2 2 4 55 54 सॉरी 54 हो गया, और इसकी इसमें करेंगे 0, 3 बन जाए 3, तो 3 बचेगा, और 6 पंजे 30, और 4 दूनी 8, 38 हो गया, 5 की 0 0, 2 बन जा 2। तो बताओ आपको ये समझ में आई मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन और मल्टीप्लाई का मैं लेकर चलूँगा, और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेकर चलूँगा, बताओ समझ में आया। ठीक, अब बच्चों अब चलते हैं अपना एक क्वेश्चन और उठाते हैं मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये हमारा बेस है और इस बेस पर ही हमें आगे चलना होगा। और मैं आपको बच्चों पूरा बताऊंगा, पूरा कराऊंगा चैप्टर, और बेस पहले पूरी क्लियर करा, बेस पूरा क्लियर करा के फिर मेन क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। कम से कम 16 से लेके 20 नंबर तक का मान के चलिए आ भी सकता है ये चैप्टर। 16 तो मान के चलो कहीं नहीं गया। तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास, और वो उतारता हूँ मैं बी पार्ट कोई, माना कि ए कोई हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से 7 8 4 3 2 1, ठीक। और हमारे पास बी है जैसे कि 7 0 9 7 8 4 1 2 3। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लाई के अनुरूप है या नहीं। मैंने बता रखा है, पहले आव्यूह में आप ढूंढो सी की संख्या, दूसरे आव्यूह में आप ढूंढो पंक्तियों की संख्या। यदि ये इक्वल हो जाती हैं तो आप बेधड़क बेझिझक आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक। और मैंने बताया है इधर से जाके सीधी ऐसे खड़ी करना, सबके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। देखेंगे भाई, देखो इसमें आर कितनी है बच्चों, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2, इसमें आर कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3। तो देखो पहले वाले में आव्यूह में सी की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है, डज नॉट, नहीं बराबर हुए ये। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो भाई मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये 2 का है, इसे 3 को भी 2 बना लो, इस 3 को भी 2 बना दो। आपको समझ में आया, ठीक। अब मैं इसको सही करता हूँ कि मल्टीप्लाई होगी कैसे। इस 3 को क्या बनाना है, इस 3 को 2 बना लो, तो 2 × 3 होगा तो हो जाएगी। देखो इसका भी ये C और इसका भी, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए क्या, C और R। तो कैसे बराबर होंगे, 2 पंक्ति कर दो, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, हटाओ, लो मल्टीप्लाई के अनुरूप हो गई अब, है ना। अब हमारे मल्टीप्लाई अनुरूप। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दो, मैंने आपको बताया A × B। बस मैंने तुम्हें बताया एरो लगाओ, इस लाइन को हर बार इसके साथ खड़ी करते रहो, ऐसे ऐसे, लो खत्म। देखो होगी मल्टीप्लाई। अब जिंदगी में भूलना भी नहीं है आपको। देखेंगे किस तरीके से बता रहा हूं मैं, बहुत आसान तरीका। इस लाइन को खड़ा करो इस लाइन के साथ, लो जी हो गई 7 की 7। ये जब इस लाइन को इस लाइन के साथ खड़ा करूंगा तो 7 किसके ऊपर आएगा, 7 के ऊपर 7 7 जा 49, और 3 किसके ऊपर आएगा, 0 को, तो 0 हो जाएगा। तो बस लो जी, इस लाइन को खड़ा कर दो दूसरी के साथ। अब 7 7 जा 49 प्लस, और 3 किसके आएगा 8 पे, 3 8 24। आप समझ रहे हो बात, बताइए मुझे बच्चों। इस लाइन को खड़ा कर दो ऐसे,
इसके साथ, तो 7 के ऊपर कौन है 1, तो 7 बन जा 7, और 3 कहाँ आएगा 2 के साथ, तो +6, है ना, हो गया। अब इस लाइन को खड़ा करो इसके साथ, 8 सत्ते 56 प्लस और 2 की इसमें करेंगे 0। अब आप समझ गए होंगे, मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। 8 सत्ते 56 प्लस और 2 की 8 में करूँगा तो 16, है ना। इस लाइन को खड़ा कर दो इसके साथ, तो 8 बन जाए 8 और प्लस 2 2 या 4। आप अच्छे से समझेंगे एक क्वेश्चन को बढ़िया से। 4 के साथ में 28 और प्लस 0, और इसको इसके साथ 4 की 7 में 28 प्लस और 1 को 8 में 8 और 4 की जब 1 में 4 बन जाए 4 प्लस और 1 की 2 में 2। तो आप देखिए भाई हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। अब तो मल्टीप्लाई बहुत आसान हो गई है तुम्हारे लिए बच्चों, ध्यान दो। 49 और 0 जोड़ेंगे तो 49, है ना। 9 और 4 13, 4 2 6 और 1 7 73, और 6 दूनी 12 और 1 13, और 56 0 56, और 6 6 12, 5 6 7 72, है ना। 8 4 12, ठीक है बच्चों। आप इस तरीके से देखते रहिए। और 28 0 28 और 8 8 16 माने 36, और 4 और 2 6। बताओ बच्चों आपको ये हमारे ये कॉन्सेप्ट जो दिए गए हैं आज आपको कैसे लगे। यदि बच्चों आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर करना, और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन लाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।